विद्यार्थी जीवन काफ़ी संघर्ष का जीवन होता है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो तुम्हें यूं ही लड़ते रहना है। कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो तुम्हें यूं ही लड़ते रहना है। अरे प्री बोर्ड हो या फाइनल देख लेंगे, अरे प्री बोर्ड हो या फाइनल देख लेंगे, बस तुम्हें यूं ही पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है और पढ़ते ही रहना है। दोस्तों पता है, अगर आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो बिना पढ़ाई के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा दोस्तों आप अच्छे से क्वेश्चन को फेस कर पाओगे फाइनल एग्जाम में। आपके पास जितने ज़्यादा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रहेंगे उतने बेहतर तरीके से दोस्तों आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे, उतने अच्छे स्कोर कर पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराता हूं आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन को जो है सो कैप्चर करें, कवर करें और अपने माइंड में स्टोर करें, अपने मेमोरी में स्टोर कर लें। तो दोस्तों पता है क्लास 10 में अगर आप हैं तो आपको मालूम है कि अभी आपका जो है सो प्री बोर्ड परीक्षा चल रहा है और आज का तारीख हो गया 11 दिसंबर 2024। दोस्तों आज का पेपर जो आपको होना है ना वो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी से बातें होती रहेगी। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अपना। और दोस्तों फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों अब लगातार आपके लिए यहाँ पे जो है सो लगातार आप वीडियोस आप पोस्ट किए जा रहे हैं और लाइव क्लास लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर रखिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है सो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो है सो क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिख गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, है ना। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। 1851 में, 1861 में, 1871 में और 1881 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ना 1871। 1871 में जर्मनी का एकीकरण दोस्तों पूरा हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है क्या, सरदार पटेल जी वही है, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और मतलब डी ऑप्शन जो है सो बाल गंगाधर तिलक। तो आपको पता है कि हिंद स्वराज की रचना जो है सो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुनः पैक्ट कब पारित हुआ। दोस्तों ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है। तो फरवरी 1932, मार्च 1932, अगस्त 1932 और सितंबर 1932। तो दोस्तों बहुत ही सही है आप लोग। आपको बता दें कि अगस्त 1932 है ना। कि एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि 1932 सब में है तो अगस्त नहीं सितंबर था, सितंबर 1932 बहुत ही सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी नहीं, सी नहीं, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पूरा पैक्ट कब पारित हुआ, तो सितंबर 1932, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप सब एकदम आपका जो है सो सेलेक्टिव क्वेश्चन निकाला गया है, याद रखिएगा। चलिए, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों और प्रवाहों का उल्लेख किया है। व्यापार का और श्रम का और पूंजी का और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विनिमय में जो है सो वे सभी गतियां हैं जो यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों जॉबर क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉबर क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, जमींदार और घरेलू नौकर और पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। तो दोस्तों बता दें कि जॉबर जो है ना बहुत ही पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, जो अपने गांव से कर्मचारियों को गांव से अपने लोगों को काम वगैरह के तलाश में जो होते थे उनको काम दिलाया करता था, ठीक है। तो जॉबर पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, ठीक है। गांव से लोगों को निकालता था और उनको व्यापार मतलब ये उद्योग क्षेत्र में ले जाने के बाद उन्हें काम दिलाने के काम करता था, मतलब काम दिलाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगाया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1854 बम्बई में, 1854 अहमदाबाद में, 1854 सूरत में, 1854 कानपुर में। तो पता है आपको भारत में पहला कपड़ा मिल दोस्तों बम्बई में लगा था, कब लगा था, 1854 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया दोस्तों, आपको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। मिस्र में और भारत में और चीन में और जापान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ना जापान। जापान में वुड ब्लॉक प्रिंट चाहे वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले विकसित हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो ब्रिटेन ऑप्शन नंबर ए,
अमेरिका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ऑप्शन नंबर सी, और डी जर्मनी। तो आपको पता है कि ब्रिटेन ही वो देश है जहाँ पर मक्का कानून, चाहे बोल सकते हैं कॉर्न लॉ, जो है सो पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉ एवं रक्त नीति, लॉ एवं रक्त नीति मतलब क्या बोलते हैं इसको, आयरन एंड ब्लड एंड आयरन, है ना, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, का प्रतिपादन किसने किया? तो हिटलर ने, और मैजनी ने, और बिस्मार्क ने, और विलियम फर्स्ट ने। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि भारत में आर्थिक महामंदी सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो कृषि पर, और व्यापार पर, और नौकरी पेशा पर, और उद्योग पर। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में जो है ना व्यापार में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रभाव पड़ा इस आर्थिक महामंदी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो तमिल, सिंहली, ईसाई और मुस्लिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंहली। ठीक है, सिंहली ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था, और संघीय शासन व्यवस्था, साम्यवादी शासन व्यवस्था, और सामुदायिक शासन व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के बीच दोस्तों जो सत्ता का होता है बंटवारा ना, वो होता है संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है सो संघीय शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित है, और यहाँ पे जो है सो हमारा शासन व्यवस्था जो है सो सत्ता का जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों हमारा संविधान का अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों उसी में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के को निषेध किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता इसको बोलते हैं, उसको निषेध किया गया है, मतलब इसको मतलब नहीं माना गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14 कि शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। तो राज्य, संघ, समवर्ती सभी में दोस्तों ये शिक्षा, विवाह, गोद लेना का उत्तराधिकार जो सो आता है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो गाँव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, और बांध बनने से रोकना, और शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा बांध बनने से रोकना। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बांध बनने से रोकना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलते हैं, उसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1887 में। तो 1885 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? 1953 से 1958 में, 1954 से 1968 में, और 1990 से 1968 में। ठीक है, और 1966 से 1976 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954 से 1968। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 1954 से 1968 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है सो शुरू किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं क्या है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, और 9वीं अनुसूची में, और 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये था, याद रखिएगा। देखते हैं 19वां प्रश्न कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 25%, 33%, 40% और 50%। तो पंचायती राज में दोस्तों महिलाओं को जो है ना 33% यानी कि 33% जो है सो प्रावधान प्राप्त है आरक्षण के रूप में। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? लोकतांत्रिक, और राजतांत्रिक, और तानाशाही, और सैन्य आधारित। तो पता है दोस्तों सबसे जो लोकप्रिय और अच्छी शासन व्यवस्था जो है सो क्या है? लोकतांत्रिक, जो हमारे भारत में है। ठीक है, चलिए चलते हैं 21वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 21वां प्रश्न क्या है कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान
में, पंजाब में, गुजरात में और हरियाणा में। तो बता दें दोस्तों कि जो है सो काली मृदा जो पाई जाती है ना, वो पाई जाती है गुजरात में, ठीक है। गुजरात ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किस राज्य में है? कर्नाटक में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में। आप बताएं कहाँ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो 23वां प्रश्न क्या है, देख पा रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा और साबरमती और ताप्ती और माही। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 24वां प्रश्न क्या है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? दोस्तों कपास को, जूट को इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा कपास नहीं, जूट को, सॉरी जूट को हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जूट, ठीक है। चलिए बाकी आप ए, सी और डी रॉन्ग कर लेंगे, बाकी जो राइट हो जाएगा जूट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा और बॉक्साइड और अबरक। तो आपको पता है कि जो कोडरमा है ना, जो है सो अबरक के लिए काफ़ी फेमस है। तो आपसे हम बताना चाहेंगे कि हम भी कोडरमा से हैं, और आप लोग कितने लोग कोडरमा से देख पा रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को, तो वो कमेंट कर लेंगे। हाँ चलिए, अब मैं भी जानूँ कि कोडरमा से कितने लोग जुड़े हुए हैं। चलिए तो दोस्तों हमारा झारखंड में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट जो है सो ये है सो अबरक के लिए फेमस है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 26वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो टिस्को, सेल और एमएनसीसी। इसका जो है सो तीनों का ऑप्शन दिया हुआ। अच्छा एक तो यहाँ भेल है ना, यहाँ पे ए भेल हो गया, ए भेल हो गया, और बी सेल हो गया, ठीक है, और सी टिस्को हो गया, और डी एमएनसीसी हो गया। दोस्तों स्टील एंड आयरन को दोस्तों प्रोवाइड करने वाली कंपनी है ना, उसका नाम टिस्को है। क्या दोस्तों? टिस्को। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। हमारा 27वां प्रश्न देख पा रहे हैं क्या है कि भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर और 2997 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? 1953 में, 1954 में, 1960 में, 1962 में। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ना 1853 होगा, जो कि कहीं है नहीं, तो लिखना भूल गया होगा, 1853 यहाँ पे होगा, ठीक है। 1853 याद रखिएगा। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा क्या है कि निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और परमाणु ऊर्जा। तो दोस्तों परंपरागत ऊर्जा जो हमारे पारंपरिक रूप से बाप दादाओं के रूप में बोल सकते हैं, मतलब बाप दादाओं के टाइम से बोल सकते हैं आप। कौन से इसमें ऊर्जा का जो सो यूज लोग करते आ रहे हैं? तो कोयला, ठीक है। बाकी ये सब दोस्तों सौर ऊर्जा हो गया ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये सब आधुनिक ऊर्जा है, ये सब नए तकनीकी वाले ऊर्जा है। इसको बाद में बनाया गया, पहले क्या था दोस्तों? पहले कोयला था, ठीक है, याद रखिएगा। परंपरा से चलती आ रही ऊर्जा कोयला हो गया। चलिए 29वां हो गया। 30वां प्रश्न देख रहे हैं क्या है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील में और अमेरिका में। दोस्तों याद रखिएगा ये है सो ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो के नाम से जो सो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? तो ब्राज़ील में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जनसंख्या, औसत आय और उद्योग और तकनीक। तो याद रखिएगा देश का विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार जो दोस्तों वो क्या है? जो है सो आपका हो जाएगा औसत आय, ठीक है। जनसंख्या तो नहीं होगा, औसत आय, ठीक है। आय लोगों का ही दोस्तों विकास दिखाता है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न कि औसत आय ब्लैंक रूप से जाना जाता है। तो औसत आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय आय तो नहीं होगा, कुल आय भी नहीं होगा और मानव सूचकांक भी नहीं होगा। चलिए हमारा 33वां प्रश्न देख रहे हैं क्या कि सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, वानिकी और चीनी गुड़ और ईंट बनाना। चीनी गुड़ और ईंट बनाना होगा इसका मतलब, परिवहन, संचार और बैंकिंग, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या बोला है
कि सेवा में ना, सेवा क्षेत्र में दोस्तों हो जाएगा आपका परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और बता दें आपका, अगर फर्स्ट की बात करें ना, फर्स्ट की बात, तो फर्स्ट हमारा हो गया प्राथमिक क्षेत्रक, और चीनी गुड़ और ईंटा बनाना जो है सो हो गया द्वितीय क्षेत्रक, और ये परिवहन हो गया तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका आंसर सी किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 34वें प्रश्न में है कि जीवन बीमा की गतिविधि है प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक। जीवन बीमा दोस्तों लाइफ पॉलिसी, जैसे LIC वगैरह होता है ना, वो आपका है सो सेवा क्षेत्र का, याद रखिएगा, तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना कुछ उत्पादन कर रहे हैं ना कुछ निर्माण कर रहे हैं, ये सेवा प्रदान किया जा रहा है और सेवा हम लोग ले रहे हैं, है ना, तो ये लाइफ पॉलिसी जो होती है तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो वस्तु के पैसे, धातु के पैसे, प्लास्टिक के पैसे और डिजिटल मनी। आपको पता है दोस्तों कि आज के डेट में डिजिटल मनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, डिजिटल मनी, है ना। वर्तमान में कागज़ के पैसे कम हो चुके हैं और मतलब लोग उसको कम यूज़ करते हैं और पॉकेट में रखते ही नहीं हैं। सब लोग क्या रखते हैं, फ़ोन रखते हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग का सहारा से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे, सब क्या डिजिटल मनी है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि धन का आधुनिक रूप क्या है। सिक्के और नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अभी के डेट में जो है ना, आधुनिक सिक्का जो है दोस्तों क्या हो चुका है पता है, सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, हालांकि सिक्का नोट तो बहुत पुराना है, लेकिन ये भी चलता है, और प्लास्टिक मनी चलता है, और डिमांड डिपॉजिट है ना। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। हालांकि डिमांड डिपॉजिट भी है, प्लास्टिक मनी भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है। सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार माल, ए और बी दोनों। जी हाँ, ए और बी दोनों। ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी दोस्तों दोनों चीज़ देखती है। सस्ता श्रम कहाँ मिलेगा, मतलब सस्ते लोग काम करने वाले कहाँ मिलेंगे, और उत्पादन के लिए तैयार माल, है ना, कहाँ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। डाक सेवा, मोबाइल मरम्मत सेवा और वायरिंग मशीन बिक्री के बाद सेवा, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सार्वजनिक मरम्मत सेवा जो है ना, आपका वॉशिंग मशीन बिक्री के बाद जो सेवा होता है, जैसे ना तो वारंटी पे कोई सामान लेते हैं तो वो चीज़ होता है हमारा क्या, मरम्मत सेवा, है ना, सार्वजनिक मरम्मत सेवा। तो बिक्री हो गया सब मशीन का, और कुछ खराबी हो रहा है तो सेवा दे रहा है वॉशिंग मशीन पर, चाहे वायरिंग मशीन पर, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 30 को कर लेंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि सूचना का अधिकार जो है सो अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। 2000 में, 2004 में, 2005 में और 2007 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ना 2005 में। ठीक है, 2005 में सूचना का अधिकार को पारित किया गया। हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न देख रहे हैं क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव से आखिरी प्रश्न है कि RBI के निर्देशानुसार बैंक को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % नगद रखना पड़ता है। 5%, 15%, 25% और 35%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%। क्या होगा दोस्तों, 15%। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारे करीब 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं क्या कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। क्या लिखा क्वेश्चन, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ऐसी शासन व्यवस्था जिसपे सरकार या शासन व्यवस्था का कोई अंकुश ना हो, उसको निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। सिंपल वर्ड में बता दें कि दोस्तों एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे लोगों के लिए, है ना, मतलब कोई दया नहीं होता है, लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई रहम नहीं होता है, लोगों के लिए किस प्रकार का जो है सो बोल सकते हैं कि भला बुरा नहीं सोचा जाता है। सिर्फ शासक अपनी स्थिति को देखता है, अपने विकास, अपने आप को विकसित करता है। ठीक है, वो हो गया निरंकुशवाद। आप देख लीजिए ना, लुई सोलामा क्लास 9 में पढ़े थे ना, फ्रांस की क्रांति में, तो लुई सोलामा क्या था, निरंकुश शासक था। ठीक है, तो निरंकुशवाद से क्या समझते हैं, आइए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था से है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत और बोल सकते हैं बेहद, है ना, केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, तो निरंकुशवाद का दोस्तों अर्थ यही है। इसको आप लोग लिख ले, समझ ले, याद कर ले, जैसा करना है वो कर ले। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर आप लोग दिखाते हैं।
दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा आंसर क्या है कि 1921 के अंत आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो चुका था, ठीक है, और हिंसक रूप लेने लगा था। इसलिए जो गांधी जी ने है ना फरवरी 1922 में जो है सो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था। ठीक है दोस्तों, आंदोलन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल था, आउट ऑफ कंट्रोल था, अनियंत्रित हो चुका था, लोग इसमें हिंसक हो चुके थे, मारा पीटी खून खराब होने लगा था। तो गांधी जी ने सोचा क्या कि शांत करने का एक ही उपाय है कि आंदोलन को वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर आप लोग दिखाते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। पहला कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए एक अच्छा है। ठीक है, और तीसरा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। चौथा लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत अनेक उनके बीच सत्ता को बांटा जाए ना, उनके बीच बांटा जाए। और चौथा क्या है दोस्तों, एक को हम युक्तिपरक कहते हैं या लाभकारी परिणामों पर जोर देता है, और नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दल जो है ना, आप लोग सुन लीजिएगा कि राजनीतिक दल क्या है दोस्तों। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक देश का एक ऐसा अंग है जहां पर चुनाव प्रक्रिया में जो सदस्य शामिल होते हैं है ना, उनके दोस्तों यहाँ पे जो है सो क्रिया संचालन होता है। आप बोल सकते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ है देश में बोल सकते हैं कि शासन करने के लिए जो प्रतिनिधि खड़ा होते हैं है ना, वो अपने एक दल के साथ खड़ा होते हैं और अपने एक पार्टी के नाम के साथ खड़ा होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था चुनाव अबर हुआ था, विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव, जैसे हो गया आपका यहाँ पे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ठीक है, जेएमएम हो गया इत्यादि। तो राजनीतिक दल क्या दोस्तों, चुनाव लड़ने वाली पार्टियाँ सिंपल वर्ड में। ठीक है, और इसके कितने घटक है, इसके घटक जो है दोस्तों 3 है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा है ना। इसके कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं। जो है राजनीतिक दल के कितने घटक होते हैं, तो नेता पहला होता है, दूसरा होता है सदस्य, और तीसरा होता है अनुयायी। ठीक है, अनुयायी मतलब उसके जो फॉलोअर्स है ना, मतलब पब्लिक लोग, तो वो चीज़ हो गया। तो राजनीतिक दल क्या है दोस्तों, एक चुनाव लड़ने वाली पार्टी है और इसके 3 अंग होते हैं, नेता पहला, दूसरा सदस्य और तीसरा अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि उदारवाद भूमि किसे कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उदारवाद भूमि का अर्थ होता है कि एक ऐसा भूमि जहाँ पे बड़े छोटे सब किसान काम करते हैं। ठीक है, और ये अक्सर जो है सो गाँव में पाया जाता है, छोटे इलाकों में यानी ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसका आंसर कर लेंगे अपने से। और छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार जो है हमारे झारखंड को कहा गया है, और यहाँ दोस्तों खनिज संपदा जो है सो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, इसलिए छोटा नागपुर को जो है सो खनिज का भंडार कहा जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा सुन के याद कर लें। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या प्रति व्यक्ति आय क्या है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय दोस्तों औसत आय को कहते हैं, और यहाँ पे ये प्रति व्यक्ति आय जो होती है देश की है ना कुल आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। याद रखिएगा, तो देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने से प्रति व्यक्ति आय निकलता है, और प्रति व्यक्ति आय दोस्तों व्यक्ति का औसत आय को कहते हैं। ठीक है, तो 7वां प्रश्न का आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों आप लोग है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ही लेंगे, आई थिंक, मुझे उम्मीद है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखना ही होता है। बाकी ऑब्जेक्टिव में लोग रॉन्ग करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव ने बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन आंसर सही होगा, कौन आंसर गलती होगा, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस कराया आप लोग को। और करीब दोस्तों ये वीडियो लेकर के हमने 3 वीडियो पोस्ट किया है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो तीनों वीडियो अच्छे से देख ले आप लोग दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार, सभी को शुभ प्रभात, एंड सभी को ऑल द बेस्ट ऑल्सो।